इसमें DDOA जो हमारा WBC होता है, WBC में लाइसोसोम की जगह इसमें भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन स्प्लीन में भी डेड नहीं होता है। अगर ये स्प्लीन में भी डेड नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाएगा, तो ये कैसे है जब डेड होगा? क्योंकि इसकी लाइफ लाइन केवल 4 दिन की होती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स ये बीमारियों से रक्षा करता है, जैसे कि हम बताएंगे चैप्टर में आगे चलेंगे तो, ठीक। WBC इसके पास मोनोसाइड, इस सेल में मोनोसाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोनोसाइड। इसमें मोनोसाइड को डेड सेल ईटर बोला जाता है। जब इसमें WBC डेड हो जाता है तो मोनोसाइड उसको ईट कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। चलिए, तो लाइसोसोम हमारा हो गया। लाइसोसोम के बारे में यहीं पे खत्म करते हैं। अगला देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारा सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि जब भी हमको चोट लगती है तो हमको पता कैसे चलता है कि चोट यहाँ पे लगी हुई है, घाव को यहाँ पे भरना है, ठीक। और घाव फटाफट भर जाता है, ठीक। चलिए सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम जो हमारा है, इसको बोबरी द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? बोबरी द्वारा इसको खोजा गया था। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल स्प्लिटिंग, ऑफ सेल्स, या स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। स्प्लिटिंग मतलब कि सेल के टूटने के लिए। टूटने का मतलब ये है कि अगर सेल टूटेंगी नहीं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल्स का निर्माण कैसे होगा? जैसे कहीं भी जब हमको चोट लग जाती है तो कभी भी देखते हैं कि किसी केस में लाइसोसोम भी डेड हो जाता है। लाइसोसोम मर जाने का मतलब कभी कभी हमारी फिंगर किसी दरवाजे में दब जाती हैं तो उतने स्थान जो होता है, जोतना होता है, वो कभी ब्लैक पड़ जाता है, काला हो जाता है। जैसे हमारी फिंगर ये, तो फिंगर कहीं दब जाती है दरवाजे में तो इतना स्थान हमारा ब्लैक हो जाता है। तो नाखून दब जाता है तो नाखून के ऊपर हमारा ब्लैक धब्बा पड़ जाता है। क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि उतने स्थान का लाइसोसोम डेड हो गया है, इसलिए वहाँ बहुत सारे डेड सेल इकट्ठा हो गई हैं। और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ जो है वो डेड सेल इकट्ठा होने की वजह से ब्लैक स्पॉट बन गया है। तो वहाँ पे मरी हुई कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं और उनको डाइजेस्ट करने वाला लाइसोसोम भी डेड हो जाता है साथ में। तो इसीलिए वहाँ ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है हमारे शरीर पर, ठीक। चलिए, तो अब हमको देखना है सेंट्रोसोम। तो घाव भरने का सबसे बड़ा कारण सेंट्रोसोम ही होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? यह सेल को स्प्लिट करता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में मदद करता है और यही हमारे घाव को भरता है, ठीक। सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। चलिए, जैसा कि हम देखते हैं, पहला लिजर्ड टेल। कभी देखोगे, गौर किए होंगे, जो छिपकली होती है उसकी पूंछ कट जाने के बाद वह पूंछ 2-3 दिन में फिर से अपने आप वापस आ जाती है। कैसे आ जाती है? सेंट्रोसोम के कारण। सेंट्रोसोम क्या होता है? जो पूंछ होती है, पूंछ यहाँ से कट जाती है, तो पूंछ के कटने के बाद यहाँ पे सेंट्रोसोम बहुत ही एक्टिव होता है और एक्टिव होने की वजह से वह बहुत तेज सेल स्प्लिटिंग करता है और स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स के कारण वह जो पूंछ होती है धीरे धीरे बनते बनते पूरी पूंछ उसकी तैयार कर देता है, ठीक। माउस की भी पूंछ कट जाती है, माउस की भी पूंछ आ जाती है ऐसे ही, ठीक। और जो हिप्पो स्किन होती है, हिप्पो स्किन में भी सेंट्रोसोम बहुत ही एक्टिव होता है। हिप्पो स्किन मतलब ये, अरे उसकी जो चमड़ी होती है हिप्पो की, वो बहुत ही मोटी होती है। मोटी का मतलब उसमें सेंट्रोसोम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में पाए जाने की वजह से उसमें अगर चोट लगती है तो बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है वो। और जब हमको भी चोट लगती है तो सेंट्रोसोम धीरे धीरे उसको रिकवर करने लगता है। तो घाव कौन भरता है? सेंट्रोसोम। यह सेल स्प्लिटिंग करके घाव को भर देता है। लेकिन जो हमारे शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट में सेंट्रोसोम बहुत ही स्लो काम करता है। इसमें सेंट्रोसोम जल्दी काम करता नहीं है। इसलिए जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर पहले क्या चेक करता है? पहले शुगर की बीमारी चेक करता है, कहीं इनको शुगर की बीमारी तो नहीं है। अगर उनको शुगर की बीमारी रहेगी तो पहले उनको एक मेडिसिन दी जाती है। कौन सी? इंसुलिन हार्मोन की मेडिसिन। इंसुलिन हार्मोन की मेडिसिन दी जाएगी, तब उनका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक। शुगर पेशेंट में सेंट्रोसोम सही से काम न करने की वजह से घाव उनका बहुत ही देरी में भरता है, बहुत ही धीरे धीरे सेंट्रोसोम काम करता है। तो
तो जब ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर उनको किसी नॉर्मल मरीज को 30 दिन रखेगा, तो जिनको 90 दिन तक भी रखा जा सकता है घाव को भरने के लिए, क्योंकि इसमें शुगर पेशेंट में ये सेंट्रोसोम सही से काम नहीं करता है। ठीक, चौथा देखते हैं, जो लीवर होता है, लीवर किससे मिलकर बना है? हेपेटाइट सेल से। हेपेटाइट सेल से इसकी स्टडी को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी। आपने अगली वीडियो में बताएंगे इसको। ठीक, लीवर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। लीवर हेपेटाइट सेल से मिलकर बना है और हेपेटोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं। ठीक, लीवर जो होता है, लीवर में हेपेटाइट सेल में सेंट्रोसोम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें बहुत ही फास्ट स्प्लिटिंग होती है। इसमें बहुत ही फास्ट स्प्लिटिंग होने की वजह से लीवर अपने आप को फुली रीजनरेट कर सकता है। अगर हम 50% लीवर किसी को डोनेट, लीवर क्या होता है, जैसे हम खाते हैं ना मुर्गे की, बकरे की कलेजी खाते हैं ना, कलेजी, वही कलेजी लीवर होता है, कलेजी को ही लीवर बोलते हैं। ठीक, करेजा, जिगर बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास जिगर नहीं है, जिगर को ही लीवर बोला जाता है। लीवर को क्या बोलता है? यकृत भी बोला जाता है इसी को, यकृत। यह बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये अपने आप को पूरी तरह रीजनरेट कर सकता है। अगर हम 50% लीवर किसी को डोनेट कर देते हैं तो 50% लीवर बनने में मात्र हमको 3 महीने का समय लगता है और 3 महीने में 50% लीवर फिर से पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा और कंप्लीट फंक्शन को वैसे ही करेगा। ठीक, लीवर के बारे में पढ़ा जाएगा, यह कि पॉइजन को कैसे न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके बारे में बहुत कुछ करता है। अब 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है हमारी बॉडी में लीवर। ठीक, लीवर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी का। स्किन के बाद जो स्किन होती है, स्किन सबसे बड़ी होती है। ठीक, चलिए 5वां देखते हैं, ब्रेन हमारा है, ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे? न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन, इसमें 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और ग्लियल सेल कितनी पाई जाती है? 10%। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता। मतलब समझिए कि क्यों बोलते हैं कि अगर दिमाग में चोट लग जाएगी तो वो चोट भरने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादा चोट लग जाएगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है। क्यों बोलते हैं ये? ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में आपका चोट भर ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रोसोम उसमें पाया नहीं जाता है और जब तक सेल की स्प्लिटिंग नहीं होगी तब तक घाव कैसे भरेगा। और घाव भरने के लिए सेंट्रोसोम का होना मस्ट भी, बहुत ही जरूरी है होना। इसमें केवल ग्लियल सेल पाई जाती है, वही मात्र 10%। और जब छोटा मोटा घाव लग जाता है ब्रेन में तो उसको भरने में ग्लियल सेल मदद कर भी देती है, लेकिन अगर बड़ा घाव लग जाएगा तो ग्लियल सेल में उतने सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं जितने सेंट्रोसोम घाव को भरने के लिए चाहिए। इसलिए ज़्यादा चोट लगने की वजह से ब्रेन में आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि दिमाग में चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकी शरीर में कहीं भी चोट लगेगी आपका घाव भर सकता है, लेकिन ब्रेन में आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा। ठीक, क्योंकि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर लगाई गई होती हैं। जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इसी को बोलते हैं क्रैनियम बोन्स। ये ब्रेन के चैप्टर में हमको पढ़ना है, ब्रेन चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसको पूरा बढ़िया से ब्रेन के बारे में देखा जाएगा, कैसे हम मेमोरी कहाँ दी रहती है, कैसे हम याद करते हैं, कैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, ये सब ब्रेन का ही फंक्शन है। कैसे हम रिएक्ट करते हैं, कैसे हम चलते हैं, ठीक, कोई भी काम करते हैं, ये ब्रेन का ही फंक्शन है सब। ठीक, चलिए ब्रेन हमारा है तो ब्रेन हमारा न्यूरॉन 90% होते हैं, ग्लियल 10%। इसलिए हमको ब्रेन में चोट लगने की वजह से जल्दी घाव भरता नहीं है और ब्रेन का घाव सबसे खतरनाक होता है। लेकिन जो देखते हैं 6वां, अब जो सेल अगर बहुत ही फास्टली, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सेल बन जाती हैं, कम समय में ज़्यादा सेल का बनना ही कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब कि अगर सेल डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। बहुत ही तेजी से सेल बनती जा रही हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, ज़्यादा बना दिए, कम बना दिए, उसी को कैंसर बोला जाता है। लीवर कैंसर सबसे खतरनाक माना जाता है, डेंजरस माना जाता है, क्योंकि लीवर में हेपेटाइट सेल पाई जाती है जिसमें सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और सेंट्रोसोम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें सेल का डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है और फास्ट होने की वजह से इसके कैंसर को जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और लीवर ट्रांसप्लांट में बहुत ही ज़्यादा खर्च आते हैं, क्योंकि
कोई भी जल्दी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें लगभग 23 से 30 लाख रुपए तक लग जाते हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल कुछ भी किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना है तो आप इंडिया में अगर 10 लाख का करा रहे हैं तो किसी फॉरेन कंट्री में 50 लाख या 5 करोड़ भी ले सकते हैं आपसे। जो भारत है, भारत में मेडिकल बहुत ही सस्ता है, यहाँ पे दवाइयाँ बहुत ही सस्ती हैं। जो दवाई यहाँ पे हम 5 रुपये की खरीदते हैं, विदेश में 500 की 5000 की भी मिल सकती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे दवाइयों को क्या किया जाता है, नकल किया जाता है। नकल का मतलब क्या है, कॉपी करके लिया जाता है दवाइयों को। जैसे वहाँ की दवाइयाँ हैं तो वहाँ की दवाइयों के जो टोटल केमिकल्स हैं, केमिकल्स को कॉपी कर लिया जाता है, कॉपी करके इंडिया में लाके प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अगर सेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन जाती है तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन का कैंसर बहुत ही सिंपल माना जाता है। इसका कैंसर ज़्यादा टफ, ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन के कैंसर के फर्स्ट स्टेज को ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ब्रेन कैंसर के फर्स्ट स्टेज को ट्यूमर बोला जाता है। चलिए, ठीक, ट्यूमर। और ट्यूमर जो होता है ये एक फोड़ी का आकार ले लेता है। मतलब जैसे नहीं बोलते हैं फोड़ा हो गया है, फोड़ा किसके मतलब वर्ण माने घाव होता है। ठीक, तो ये एक घाव का आकार ले लेता है ट्यूमर, और धीरे धीरे ट्यूमर बनते बनते अगर हम ट्यूमर का इलाज नहीं कराएंगे तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक, चलिए, तो इसमें पहले फर्स्ट स्टेज आता है, तब सेकंड स्टेज आता है। लेकिन लीवर में अगर हो गया कैंसर तो बचने के चांसेस बहुत कम है, आपकी डेथ एकदम समझ लीजिए कन्फर्म डेथ है आपकी। तो सेंट्रोसोम के बारे में इतना हम जाने, कौन खोज किया, बोबरी। वो क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है। और जो घाव होता है, अगर लगातार घाव से लगातार ब्लड निकल रहा है तो ब्लड रोकने का कार्य कौन करता है, ब्लड कोई रोकेगा तभी ना जाकर सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करके उस घाव को भरेगा। तो ब्लड के चैप्टर में हम ये सब देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड कैसे रुकता है, और ब्लड को कैसे रोक कर सेंट्रोसोम काम करता है और धीरे धीरे स्किन को पूरी तरह रिकवर कर देता है और पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे चोट लगा था पहले। ठीक, चलिए, तो हमारे कितने पार्ट हो गए, वैक्यूल पढ़ लिए, गल्गी बॉडी देख लिए, लाइसोसोम देख लिए और सेंट्रोसोम, 4 पार्ट हो गए। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, अब सेल हमारी है तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई चाहिए। सेल को अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो सेल कैसे बचकर रहेगी। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो सेल के अंदर है तो सेल को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, ये सेल को पूरी तरह कवर कर लेता है। क्या करता है, सेल को पूरी तरह कवर, ये सेल हमारी बनी हुई, जैसे ये सेल है हमारी, इसके आसपास ये सेल को पूरी तरह कवर कर लेगा कि अगर बाहर से कोई छोटा मोटा प्रेशर लग भी रहा है तो सेल के जो पार्ट हैं उस पर कोई डिफेक्ट ना आए, कोई डिफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो इसको स्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या होता है ये, स्केलेटन ऑफ द सेल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, स्मूथ क्या करता है, स्मूथ का भी फंक्शन वही है, रफ का भी फंक्शन वही है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है, रफ में केवल राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा रफ बोल दिया जाता है। इसमें राइबोसोम की मात्रा पाई जाती है इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। इसको स्मूथ, दोनों का फंक्शन लगभग सेम ही होता है। ठीक, ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। इसको इससे बोलते हैं, यह बस सेल को प्रोटेक्ट करता है और इससे ज़्यादा इसका कोई फंक्शन नहीं है। अब 2 हमारे मेन फंक्शन बच गए, जो हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। इधर हम आर से होता है राइबोसोम। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है, यह सेल में प्रोटीन के बनाने का कार्य करता है। सेल में प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन
प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन एक प्रकार का कंपाउंड है। क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड, यौगिक है। जैसे हमारा नमक भी एक प्रकार का कंपाउंड है। कोई भी चीज़, क्रीम भी एक प्रकार का कंपाउंड है, तेल भी एक प्रकार का कंपाउंड है। ऐसे प्रोटीन भी एक प्रकार का कंपाउंड होता है। ठीक, कंपाउंड जितने भी कुछ भी है, जैसे चूना भी है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कोई भी है, स्याही भी है, सब कुछ एक प्रकार का कंपाउंड है, यौगिक है। तो ऐसे ही प्रोटीन भी, ये क्या होते हैं? प्रोटीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। मतलब इनकी अल्फा पोजीशन पे एक एसिड जुड़ा होगा और इसमें एक अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे हम CH लगा लेंगे, COH, और इधर NH2 जुड़ा होगा। देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, RHCN, 4 हो गए। ठीक, इसकी अल्फा पोजीशन पे जो अमाइन होता है, इसकी अल्फा पोजीशन पे COH एक क्या जुड़ा होता है? एसिड पार्ट जुड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये हमारा R क्या है? R को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। यही इसमें चेंज होता रहता है, यही इसमें चेंज होता रहता है। अगर यही चेंज होगा तो प्रोटीन का नेम भी चेंज होता रहता है। इधर हम मिटा के लिखते हैं थोड़ा दो प्रोटीन के बारे में। जैसे अगर हम R की जगह H ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा H COH NH2। इस प्रोटीन का नाम है लाइसिन प्रोटीन। ठीक, लाइसिन प्रोटीन। अच्छा, R की जगह हम ले लेंगे COH। R की जगह क्या लिए? COH, क्या बनेगा? HOOCCHCOH, नीचे NH2। इसको बोलते हैं ग्लूटोनिक एसिड। ठीक, ये क्या है? ग्लूटोनिक एसिड बोलते हैं इसको। तो दो प्रोटीन हो गए। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमारा स्टमक में रिलीज होता है रेनिन प्रोटीन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट में, जिसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। इलियम रिलीज होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन, ठीक, और पेप्सिन प्रोटीन भी रिलीज होता है, पेप्सिन। ठीक, ऐसी बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं। क्या होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। अब अननेसेसरी क्या होते हैं? ये लगभग जो प्रोटीन्स होते हैं कम से कम 20 अल्फा अमीनो एसिड्स रहेंगे तब जाके एक प्रोटीन बनता है। 20 से कम नहीं हो सकते, 20 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, कम से कम 20 अल्फा अमीनो एसिड्स रहेंगे तब जाके एक प्रोटीन बनेगा। तो 10 हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं अननेसेसरी प्रोटीन, अननेसेसरी अल्फा अमीनो एसिड्स। माफ कीजिए, अननेसेसरी अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक, तो 10 पहले से प्रेजेंट होते हैं। जो हमको 10 बाहर से लेने पड़ते हैं तो और उसको बोल देते हैं नेसेसरी अल्फा अमीनो एसिड्स, जो हम खाने के थ्रू लेते हैं। जब हम खाना लेते हैं तो खाने के थ्रू ही हम उनको लेते हैं। और कैसे हमको पता चलता है कि वह 10 अमीनो एसिड्स उस खाने में आ चुकी हैं? तो अब अभी हम जब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे हमको पता चलता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इसको थोड़ा मिटा दिया जाए आगे। राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम के बारे में एक और बात सुन लीजिए। यह पूरे सेल ऑर्गेनेली का मतलब कि सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यह सेल का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसी को माना जाता है। अगला देखते हैं, ये सबको मिटा देते हैं हम। इतना तो लगभग हमको पता चल गया होगा। अब हम सबसे मेन पार्ट के बारे में शुरू करते हैं, जो हमारा सबसे मेन पार्ट है। सबसे मेन तो न्यूक्लियस होता है। उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, फिर हम देखा जाएगा उसके बारे में। चलिए, एम से होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल ऑर्गेनेली का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेल ऑर्गेनेली का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? इंटरनल रिस्पिरेशन
अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं नाक से, कई लोग सोचते होंगे कि हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन नाक से हम सांस लेते ही नहीं है। सांस तो हम लंग से लेते हैं। नाक एक जरिया होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाने का। नाक से हम केवल हवा को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, CO2 जो भी है, किसी भी हवा को। तो हम सांस किससे लेते हैं? O2 से। तो हम O2 को ले जाने का जरिया होता है नाक। और सांस तो हम लंग्स से लेते हैं। लंग्स को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किससे होता है? लंग्स में। लंग्स चैप्टर में आएगा कि लंग्स में होता है एल्वेओली, ब्रोंचल्स होते हैं, ब्रोंचोइल्स होते हैं, एल्वेओली, और उसी को बोलते हैं एयर पैकेट्स, जहाँ पे जाकर हवा स्टोर होती है और वहीं से पल्मोनरी वेन द्वारा पल्मोनरी वेन द्वारा वो जो होती है हवा, वो ब्लड के साथ मिक्स होकर हार्ट में चली जाती है। और हार्ट उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। और बॉडी में पंप करने के बाद वही ब्लड जो होता है धीरे धीरे होता हुआ सेल तक पहुंचता है और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया चला जाता है, ठीक, ऑक्सीजन। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वही इंटरनल रेस्पिरेशन कराता है। क्या कराता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान ही हमारी बॉडी में क्या बनता है? एनर्जी बनता है, एनर्जी। अब जब इसमें जाता है ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया जब जाता है ऑक्सीजन, तो इसमें एक साइकिल चलने लगती है। साइकिल नहीं, वो पैडल वाली साइकिल नहीं, एक प्रोसेस होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के दौरान बनती है एनर्जी। मतलब कि प्रोसेस, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, खाना ही बनाते हैं, तो एक प्रोसेस होता है। पहले सब्जी, नमक, दाल, सब कुछ